हेलो एवरीवन। मैं वैभव श्रीवास्तव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस प्राइड पर। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एयरपोर्ट इंजीनियरिंग का फर्स्ट लेक्चर। तो हमें जानना है एयरपोर्ट के बारे में, क्योंकि अगर हम देखें तो ये काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा गया पोर्शंस है जहाँ पर हम ऑर्गेनाइजेशन का ईयर या और किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है। तो हमें पहले तो ये समझने वाला ज़रूरी है कि एयरपोर्ट का स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन है और एयरपोर्ट इंजीनियरिंग पढ़ना क्यों है। ये हमने ऑलरेडी पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया है, एक लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया जिसमें मैंने सिलेबस का भी कंप्लीट डिस्कशन किया हुआ था और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ठीक है, तो अगेन हम बात करते हैं आज एयरपोर्ट इंजीनियरिंग की। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि हम एयरपोर्ट में क्या क्या चीज़ें, इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें समझना ज़रूरी हैं। तो हम समझेंगे कि एयरपोर्ट का एडवांटेज क्या है, एयर ट्रांसपोर्ट के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और देन उनको हैंडल करने के लिए क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास हैं जो उनको हैंडल कर रही हैं। ठीक है, क्योंकि रोड पे आपने देखा होगा कि आप थोड़ा बहुत रैंडमली मूव कर सकते हो। ट्रेन में आपको ट्रेन में जहाँ ट्रैक होगा वहीं पे मूव कर पाओगे। उसी तरीके से एयरपोर्ट की अपनी लिमिटेशंस है, आप कहीं भी अपने एयरप्लेन्स को नहीं उड़ा सकते हैं। दो देशों के बीच कुछ बायलैटरल अगर हम बात एग्रीमेंट या संधि बोलें, ठीक है, तो इस तरीके के यहाँ पर एग्रीमेंट्स होते हैं जिनके द्वारा आप एयरपोर्ट से एक शहर से दूसरे शहर या इंटरनेशनल एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रैवल कर पाते हैं। तो यदि मैं बात करता हूँ, पहला लेक्चर है यहाँ पर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। तो यहाँ पर मेनली हमें यहाँ पर ध्यान देना है ऑर्गेनाइजेशंस पे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा एयरपोर्ट इस तरीके से, ये एयरपोर्ट है, यहाँ पर एयरप्लेन्स खड़े हुए हैं, यहाँ पर पूरा पैसेज है, यहाँ पर है स्काई है जहाँ पर हम उड़ सकते हैं। रैंडमली अगर हम बात करें यहाँ पर एयरपोर्ट में, अगर हम स्काई में उड़ रहे हैं तो हमें अपने डायरेक्शन या डायमेंशंस का नहीं पता होता है, तो वहाँ पर बेटर कम्युनिकेशन, बेटर नेविगेशन स्कीम होना चाहिए जिससे हम पता लगा सकें कि हमें किस डायरेक्शन में नेविगेट होना है या किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। तो यदि मैं बात करता हूँ, सबसे पहले तो एक डेफिनेशन आती है, सर ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं, ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट or person, movement of object or person from one place to another, from one place to another, ये हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन। लाइक आपने एक पानी से भरा गिलास उठाया और उस गिलास को किचन से लेकर के आप कहाँ पर आ गए हैं, ड्राइंग रूम में आ गए हैं, गेस्ट के लिए पानी का गिलास लेकर के आ गए हैं। तो ये भी एक मूवमेंट हुआ, तो इससे भी क्या हम बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन अगर हम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो हम इंजीनियरिंग जब भी कहीं पे वर्ड्स लगता है तो हम क्या बात करते हैं, इफेक्टिव मेजर्स की। सपोज कि आपको यहाँ से, आपको दो तरीके होते हैं, एक नीचे से गाड़ी जा रही है और अपन जनरली क्या करते हैं, आप सेकंड माले पे रह रहे हैं या सेकंड फ्लोर पे रह रहे हैं, ठीक है, और नीचे से गाड़ी जा रही है, लेकिन आपको वहाँ से परचेजिंग करनी है। तो एक तरीका है आप नीचे जाएंगे, सामान परचेज करके ऊपर आएंगे। दूसरा क्या तरीका है, आप वहाँ से कुछ बास्केट नीचे की साइड हैंग करेंगे और उस जो भी आपका वेंडर्स हैं उनसे बोलेंगे आप इसमें रख दीजिएगा और पैसे भी उस बास्केट के थ्रू आप वहाँ पहुँचा देंगे। तो एक इफिशियंट मैनर हो गया। तो जहाँ भी हम इफिशियंसी की बात करते हैं, एफिशिएंसी हायर मिले, वहां पर इंजीनियरिंग की बात होती है। तो हम यही लिखेंगे, मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट और पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वन प्लेस टू अनदर in an effective and efficient manner, in an effective and efficient manner। हमारा क्या कहा जाएगा, हमारा कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, हमारा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग कहा जाएगा। अब नया क्वेश्चन ये आता है, सर ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स क्या हैं। तो अगर हम बात करें मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स, किन किन मोड्स से ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, तो यहाँ मैं बात करता हूँ जनरली तीन मोड्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। एक होता है लैंड, तो लैंड पे हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, वाटर, वाटर पर हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, और तीसरा होता है एयर, एयर में हम ट्रांसपोर्टेशन। और जब हम लैंड पे ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं तो हम यूज़ कर रहे होते हैं या तो हाईवे या फिर रेलवे।
वाटर में जब हम यूज़ कर रहे होते हैं, जो रास्ता हम यूज़ करेंगे उसको क्या बोलेंगे, वाटर वे। और जब हम एयर में यूज़ करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एयर वे। और इसी एयरवे को मैनेज करने के लिए हमारा सिविल इंजीनियरिंग का काम है कि एयरपोर्ट्स बनाए जाते हैं और उन एयरपोर्ट्स की डिज़ाइनिंग हमें देखना है, हमारा सिविल में ये काम है। तो हम बात करेंगे एयरपोर्ट्स की। अब ये तो हमने हाईवे में हाईवे इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे, रेलवे इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे, वाटर डॉक्स एंड हार्बर्स में पढ़ेंगे, जबकि एयरपोर्ट्स हम कहाँ पढ़ेंगे, एयरवे इंजीनियरिंग में या एयरपोर्ट इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है, सर इस एयरवेज के या एयरपोर्ट इंजीनियरिंग के क्या क्या एडवांटेज हैं बाकी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें एडवांटेजेस किसके, ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट के एडवांटेजेस की बात करें तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज जो है वो है रैपिडिटी, ठीक है। रैपिडिटी का मतलब होती है शीघ्रता। तो यहां पर टाइम डिले जो है, टाइम टेकन टू ट्रैवल बहुत कम है। आपने देखा होगा कि कई 100 किलोमीटर की दूरी आप मात्र चंद घंटों में तय कर सकते हैं। लाइक अगर दिल्ली से बॉम्बे की अगर डिस्टेंस आप देखें तो काफ़ी हज़ारों किलोमीटर में है। और अगर ये डिस्टेंस कवर करने की अगर हम बात करें रोड से, तो आपको मान लो सपोज 2 दिन लग सकता है, ट्रेन से, रेलवे से आपको 1 दिन लग सकता है। लेकिन अगर आप एयरवेज के थ्रू जाते हैं तो यही दूरी आपकी 2 से 2.5 घंटे के अंदर कवर अप हो सकती है, आराम से कवर अप हो सकती है। डिपेंड करता है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे। तो रैपिडिटी, टाइम टेकिंग टू ट्रेवल इज वेरी लेस, बहुत कम टाइम टेकिंग है। दूसरा क्या है, ये कंटिन्यूस जर्नी है। क्या है, कंटिन्यूस जर्नी है। कंटिन्यूस जर्नी से आप क्या समझते हैं, क्या रेलवे की जर्नी कंटिन्यूस नहीं है, क्या हाईवे की जर्नी कंटिन्यूस नहीं है, वो भी जर्नी कंटिन्यूस है, बट कई कंडीशंस में उनकी जर्नी लिमिटेड है। अगर रेलवे ट्रैक नहीं हुआ एक जगह पे तो आप उड़ान नहीं भर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें हाईवे प्रॉपर नहीं हुआ, या मान लीजिए बाढ़ की कंडीशन आ गई या किसी भी तरीके की आपदा की कंडीशंस आती है, वहां पर स्टॉप हो सकता है। लेकिन यहां पर भी कंटिन्यूसली आप जर्नी कर रहे हैं, 1000 किलोमीटर की जर्नी आप एक बार में भी कंप्लीट कर सकते हैं, जबकि हाईवे या ट्रेन में भी ऐसा पॉसिबल कई बार नहीं होता है। तो अभी भी देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पे आपको ब्रेक जर्नी करनी होती है, जबकि यहां पर कंटिन्यूस जर्नी अवेलेबल है, ठीक है। अगेन हम बात करते हैं एक्सेसिबिलिटी की। तो आप बोलेंगे सर एक्सेसिबिलिटी तो अगर हम बोलें कि रोडवे की अच्छी है, बट अगर हम बात करें यहाँ एक्सेसिबिलिटी के मतलब क्या हो रही है, टू रीच दोज पॉइंट्स विच आर अनटच बाय रेलवे और रोडवे। अब लाइक अगर हम बात करें एलिवेशंस वाइज, ठीक है, पहाड़ों पे कई जगह आपने देखा होगा, कई जगह पहाड़ों पे कई जगह जब आपदा आती है या हमारे आर्मी मिलिटेंट्स में हमें सप्लाई करनी होती है, तो हम वहां पर एयरवे को प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू हमारा क्या, हाईवे ट्रांसपोर्टेशन या रोडवे ट्रांसपोर्टेशन या रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के कंपेरिजन में। क्यों, क्योंकि वहां तक रोड बनाना, हिल एरियाज पे रोड बनाना भी आसान नहीं होता है। तो एक्सेसिबिलिटी है उन पॉइंट्स की जो काफ़ी ऊंचाई पर हैं या काफ़ी दुर्गम जगह पे हैं या ऐसे जगह पर हैं जहां पर रोडवे या रेलवे को ईजिली पहुंचाना आसान नहीं है। तो फिर सर अगर ये सारे पॉइंट हैं तो आप मुझे बताइएगा इसको हमेशा क्यों यूज़ नहीं करते हैं। अगर हमेशा यूज़ नहीं करते हैं तो इसके लिमिटेशंस भी होना चाहिए, बिल्कुल लिमिटेशंस भी हैं। तो अगर हम बात करें लिमिटेशंस ऑफ एयरपोर्ट, अगर एयरबेस की अगर हम बात करें एयर ट्रांसपोर्ट के, तो एयर ट्रांसपोर्ट के अपने कुछ लिमिटेशंस भी है। पहला लिमिटेशंस तो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो आपने देखा होगा हर कोई यहाँ पर एयरवे प्रेफर नहीं करता है। उसका रीज़न क्या होता है, एयरवे का जो टिकट है वो बहुत हाई होता है एज कंपेयर टू ट्रेन्स एंड एज कंपेयर टू रोडवे कंसिडरेशन। अगर हम देखें तो यही, अगर हम बात करें अगर ट्रेन से हम जर्नी करना चाहें तो 1000 रुपीज़ तक में हम दिल्ली टू मुंबई जर्नी कर सकते हैं, बट
एयरवे में हमें कम से कम 3000, 4000, 500, 5000 इतना हमें पे करना होगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे एयरपोर्ट पे काफ़ी सारे फैसिलिटी जो आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। साथ ही साथ अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फ्यूल जो है एयरपोर्ट में बहुत महंगा है। तो इस कंडीशन को देखते हुए ऑपरेटिंग एक्सपेंशंस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता है। ठीक है। दूसरा, अगर हम बात कर रहे हैं कैपेसिटी, कैपेसिटी का क्या मतलब है? तो कैपेसिटी हम किस रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? विथ रिस्पेक्ट टू वेट हैंडलिंग कैपेसिटी। हम किस रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? वेट हैंडलिंग कैपेसिटी की हम बात कर रहे हैं। अगर वेट हैंडलिंग कैपेसिटी की बात करें तो हम देखते हैं कि एक एयरप्लेन को अगर हवा के में उड़ना है, ऊपर साइड पे जाना है, तो नीचे साइड पे जो वेट है वो लिमिटेड किया गया है, वो वेट लिमिटेड किया गया, या नंबर ऑफ पैसेंजर्स भी क्या किए गए हैं वहाँ पर? लिमिटेड नंबर ऑफ पैसेंजर्स किए गए हैं, इसलिए कैपेसिटी भी क्या है? लिमिटेड है। जबकि एयरवेज में क्या, वाटरवेज, एयर रेलवेज में क्या होता है? कितने भी भर के चले जाएंगे। और अगर बस में देखें तो बस में हम नीचे भी बैठ जाएंगे, खड़े होकर भी चले जाएंगे, बस के ऊपर बैठ के भी चले जाएंगे। कैपेसिटी का ज़्यादा कोई इश्यूज नहीं आता है। ठीक है। तीसरा, वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन, अगर हमें फ्लाई करना है, अगर फ्लाइट को फ्लाई करवाना है तो टेक ऑफ एंड लैंडिंग के टाइम पे वेदर कंडीशन क्लियर होना चाहिए, विजिबिलिटी क्लियर होना चाहिए। ठीक है। अगर हम बात करें फॉग की कंडीशंस होती है, तो आपने देखा होगा ठंडियों के टाइम में जब फॉग की कंडीशंस होती हैं वहाँ पर वेदर कंडीशन के कारण काफ़ी सारे फ्लाइट्स कैंसिल होते हैं। ऊपर उड़ तो सकते हैं बट जब लैंडिंग करने या टेक ऑफ करने की चांसेस आती है, बात आती है, तो वहाँ पर काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनको कंसीडर करना होता है, और यदि वो फुलफिल नहीं होते हैं तो इजीली टेक ऑफ और इजीली लैंडिंग ऑपरेशंस नहीं हो सकता है, जिससे रिस्क होता है। तो उस कंडीशन में फ़्लाइट वगैरह को हम ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है फ्लाइट रूल्स। देखो, फ्लाइट्स के उड़ने के अपने अलग अलग रूल हैं। अगर हम बात करें डोमेस्टिक फ्लाइट्स तो अलग रूल से उड़ते हैं। डोमेस्टिक से अगर हम बात करें, डोमेस्टिक से इंटरनेशनल में जाते हैं, एक देश से दूसरे देश, तो उनके अपने कुछ एविएशन रूल्स होते हैं। तो रूल्स हम बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। जो भी हमारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वही इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाते हैं। ठीक है। अगर हम उनकी बात कर रहे हैं, डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाते हैं, तो हम बात करते हैं फ्लाइट रूल्स जो हैं कि आप कहीं भी नहीं उड़ सकते हैं। आप यहाँ से उड़े और पाकिस्तान की बॉर्डर से निकल के आ गए तो भी दिक्कत है। ठीक है। आप मिलिट्री एरियाज है तो मिलिट्री एविएशंस अलग है। अगर हम बात करते हैं डोमेस्टिक एविएशंस अलग है, यानी सिविल एविएशंस अलग है, तो उनके भी अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको आपको फॉलो करना पड़ता है। ये सारे इसके लिमिटेशंस में काउंट आउट हो जाते हैं। तो अब बात होती है सर, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो ऑर्गेनाइजेशन कब बनी, इनके हेडक्वार्टर्स अगर हम बात करें, या फिर हम बात करें कि इनके काम क्या हैं, क्या काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, तो ध्यान रखिए। अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करें इसके, तो हिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले एक साइकिल रिपेयर करने वाले व्यक्ति ने, जिनका नाम था ऑरेविल राइट्स। ठीक है। ऑरेविल राइट्स। ठीक है। ऑरवेल राइट्स था, ऑरवेल राइट। तो उन्होंने सबसे पहले एक एरोप्लेन्स बनाया था और उसको उड़ाया था लगभग 1903 के आसपास। ठीक है। 1903 में। और उसके बाद फिर यूएसए ने यहाँ पर एक मेल शिपिंग्स के लिए, मतलब कार्गो के लिए, सामान ट्रैवल कराने के लिए, सामान को यहाँ से वहाँ भेजने के लिए शुरू किया। उसके बाद इन इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो सबसे पहली फ्लाइट चली थी वो 1911 में चली हुई थी। 1911 में चली हुई थी। और किसके द्वारा चला गई थी? एक ब्रिटिश थे जिनके द्वारा चलाई गई थी, जर्मनी के थे। ठीक है। हेनरी पिक्वेट, ब्रिटिश की रिक्वेस्ट में एक जर्मनी के व्यक्ति थे जिन्होंने यहाँ पर चलाई हुई थी, हेनरी पिक्वेट्स। ठीक है। और ये जो फ्लाइट सबसे पहले चली थी वो इलाहाबाद टू नैनी जंक्शन आपने सुना होगा। ठीक है। तो इलाहाबाद से नैनी जंक्शन लगभग 7 किलोमीटर के स्ट्रेच में ये पहली फ्लाइट यहाँ पर इंडिया में चली हुई थी। तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री है, अगर आप देखें तो जनरल नॉलेज के पर्पज से आपको पता भी होगा कई लोगों को, और नहीं पता है तो इस तरीके से। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस की। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में एक
बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन पहले दो पार्ट मिलाकर के चलती थी, नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दो ऑर्गेनाइजेशन को मिलाकर के चलती है। लेकिन इंटरनेशनली जब हम हैंडल करने की बात करते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन है ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशंस। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा ध्यान देखते हैं। लेकिन सबसे पहले हिस्ट्री वाइज अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन, डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन। सिविल एविएशंस का जो डायरेक्टरेट था DCA, ये हमारा सबसे पहले आता है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1927 में स्थापना हुई थी, लेकिन इट टुक इट्स शेप इन 1945। 1945 में इसने पूरा शेप लिया था आफ्टर establishment of Director General of Civil Aviation, DGCA, Director General of सिविल एविएशन। जब डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की बात आई तब उसी के बाद डायरेक्टर ऑफ सिविल एविएशंस को हम पूरा एक स्वरूप दे पाए थे। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो इसके फंक्शंस क्या थे। इसका फंक्शंस था एयरक्राफ्ट का, हम बात करते हैं वर्थीनेस ऑफ एयरक्राफ्ट। अगर हम बात करते हैं, पहला फंक्शन जो था वो लाइसेंसिंग करना था, लाइसेंसिंग द पर्सनल। जो भी लोग हैं इसको उड़ाना चाहते हैं उन लोगों के लिए अगर हम बात करते हैं तो उन लोगों का लाइसेंसिंग करना। दूसरा, एयरक्राफ्ट वर्थीनेस को देखना, एयरक्राफ्ट वर्थीनेस को देखना कि एयरक्राफ्ट की वर्थीनेस क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है कि हम एयर ट्रांसपोर्ट को और बेटर बनाएं। मतलब अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट का काम इसका था, मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन ऑफ एयरपोर्ट, नेविगेशन ऑफ फ्लाइट। नेविगेशन ऑफ फ्लाइट्स को देखना किसका काम था, हमारा DCA, डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन। उसके बाद यदि मैं बात करता हूं तो यहाँ पर दो ऑर्गेनाइजेशन एक साथ निकल के आए हैं। पहला तो जो हमारा आया था वो आया था IAAI, जिसका नाम था इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहीं से जो था इंडिया में बहुत ज़्यादा क्रांति आई थी। और उसके बाद एक और ऑर्गेनाइजेशन आया था NAA, नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, एयरपोर्ट अथॉरिटी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो चीजें ध्यान देने हैं। जो IAA है वो किसके रिकमेंडेशन पे बना था, एक कमेटी बनाई गई थी, एक कमेटी बनाई गई थी। और इस कमेटी को चेयरपर्सन थे, इस कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वो थे हमारे मिस्टर JRD टाटा, मिस्टर JRD टाटा। और JRD टाटा ने 1967 में एक कमेटी बनाई और उसके चेयरपर्सन थे 1967 में। तो उन्होंने एक प्रपोजल दिया कि हमें जो इंटरनेशनल फ्लाइट हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, उन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देखभाल मैनेजमेंट के लिए एक कमेटी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, जिसका नाम क्या दिया, IAAI। और इसका काम उस समय 4 मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो थे हमारे, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई और मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, मद्रास। ठीक है, तो अगर इन 4 एयरपोर्ट का मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह सारी कुछ देखनी थी। तो IAA का जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्थापना दिवस है, अगर हम बात करें स्थापना हुई है वो अप्रैल 1972 में हुई। तो IAA के बारे में आप लिख सकते हैं कि इसका जो अगर हम बात करें कब हुई है इसकी स्टेब्लिशमेंट, अप्रैल 1972 में। किसके बेसिस पे, JRD टाटा ने एक कमेटी को चेयर किया था और प्रेसिडेंट थे इस कमेटी के, उसी कमेटी के बेस पे। तो कई बार ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि JRD टाटा की जो कमेटी थी
एक कमेटी बनाई गई जिसको जे.आर.डी. टाटा ने चेयरपर्सन किया या प्रेसिडेंट हुए, उसके बेसिस पे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, तो आपको ध्यान रखना है IAAI, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अगेन NAAA क्या था, तो अगर हम बात देखें तो इंटरनेशनल के लिए तो हमने बना दिया था 1972 में, बट डोमेस्टिक भी हमारा डेवलपमेंट हो रहा था, और डेवलपमेंट हो रहा था जब डोमेस्टिक का, तो 1 जून 1986 में डोमेस्टिक फ्लाइट की अगर हम बात करें, डोमेस्टिक फ्लाइट को रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें, डोमेस्टिक फ्लाइट को बढ़ाने के लिए, डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाने के लिए एक NAA बनाया गया, और NNA की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रही, मैनेजमेंट ऑफ एयर ट्रैफिक, मैनेजमेंट ऑफ एयर ट्रैफिक, एयर ट्रैफिक का मैनेजमेंट कहां पर, डोमेस्टिक। ठीक है, और दूसरा क्या था इसका, कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करना, एंड नेविगेशन फैसिलिटी। इन दोनों पे काम कौन कर रहा था, हमारा NAA। तो ध्यान रखना, जे.आर.डी. टाटा ने हमारा इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप है उनको बढ़ाने के लिए एक कमेटी बनाई जिसका नाम था IAA, और उसके बाद NAA बनाया गया 1986 में। बट दोनों ही कमेटी अपने अपने काम को पूरा तरीके से पूर्ण नहीं कर पा रही थी, और अलग अलग कमेटी होने के कारण हमारे मैन पावर भी ज़्यादा लग रही थी और कुछ मतभेद आ रहे थे, क्योंकि ये कमेटी भी हमारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों के लिए काम कर रही थी, और ये कमेटी सेपरेटली इंटरनेशनल के लिए काम कर रही थी। तो इन दोनों को ही कमेटी को मर्ज किया गया 1995 में। तो 1 अप्रैल अगर हम बात करें, 1 अप्रैल 1995 को दोनों ही कमेटी कौन कौन सी, IAAI और NAA को मर्ज करके हमने एक नई कमेटी बनाई जिसका नाम था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आप आज देखते हैं, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आप आज का स्वरूप देख रहे हैं इंडियन सिविल एविएशंस का। अगर हम सिविल ऑर्गेनाइजेशंस का देख रहे हैं, एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का देख रहे हैं, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो कई बार आपसे पूछा गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो वो हुआ है 1 अप्रैल 1995, और किस किस को मिला करके हुआ, IAAI को मर्ज करके NAA के साथ हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI बनाया। ठीक है, और इसके काम दोनों के मिला करके होने वाले काम है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ये कितना था, 2 and 3 and 4, ये कौन सा हो गया है आपका, 4th ऑर्गेनाइजेशन हो गया है। अब इसके काम फंक्शंस क्या है, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स हैं उनको नेविगेशन, कम्युनिकेशन एंड बाकी सारी प्रोसेस जो हम बात कर रहे थे वो सारे फैसिलिटी प्रोवाइड करना इसी का काम हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो यहाँ से लास्ट ऑर्गेनाइजेशन जो आई इंटरनेशनली हैंडल करने के लिए, ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन, एविएशन मतलब उड़ान होता है। ठीक है, एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, एक मिनट, ऑर्गेनाइजेशन। और ध्यान रखिएगा यहीं से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंटरनेशनल सिविल एविएशन, सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबसे पहले इसका एस्टेब्लिशमेंट, अगर हम बात करें एस्टेब्लिशमेंट, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, अप्रैल 4 को। ठीक है, 1947। तो अगर हम बात करें अप्रैल 4 को 1947 में, जो यूनाइटेड नेशंस थे हमारे, तो यूनाइटेड नेशन में कुछ देशों की बैठक हुई और उन देशों में लगभग 150 के करीब देश थे। उन सभी ने मिलकर के एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल बनाया अपने अपने यहाँ पर एयर ट्रांसपोर्ट को प्रोवाइड करने का और इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड एयर ट्रांसपोर्ट को प्रोवाइड करने का। तो उसका अगर हम बात करें, इसका हेडक्वार्टर की बात करते हैं, तो हेडक्वार्टर है जो आपका मॉन्ट्रियल में है। किस में है, मॉन्ट्रियल में। ठीक है, और मॉन्ट्रियल कहाँ है, कनाडा में, सॉरी
मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा। तो कनाडा मॉन्ट्रियल में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। पहला ये पूछा गया ICAO को एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो वो हुआ है 1947 में, और हेडक्वार्टर कहाँ है? मॉन्ट्रियल में। ठीक है, अगेन हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं तो ICAO इज अ स्पेशलाइज्ड अगर हम बात करते हैं स्पेशलाइज्ड एजेंसी इन रिलेशनशिप विथ यूनाइटेड नेशंस। अगर हम बात करें जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, उसी तरीके से यूनाइटेड नेशंस की एक ब्रांच ये भी है जो हमें बात करती है सिविल एविएशंस का, मतलब उड़ानों से रिलेटेड प्रतिबंध का। कि अगर हम बात कर रहे हैं, आज जो कोरोना काल चल रहा है इसमें कई फ्लाइटें, इंटरनेशनल फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी हैं, और कई जगह अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर देखा गया है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन यूनाइटेड नेशंस द्वारा बनाए जा रहे हैं। तो वहाँ पर जो फ्लाइट से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस को हैंडल करने का काम है वो हमारा इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशंस का है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो ये एक लिंक प्रोवाइड करती है, इट प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन सिविल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, बिटवीन सिविल यानी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एंड मिलिट्री एविएशन। जो सिविल एंड मिलिट्री के एविएशन हैं, उड़ाने हैं, उनके बीच में एक लिंक प्रोवाइड करने का काम भी किसका है? ICAO का। तो अगला जो क्वेश्चन पूछा गया वो भी ICAO से पूछा गया है। क्या पूछा गया है? नोट करके पॉइंट लिखिएगा। ऑन बेसिस ऑफ ICAO, ठीक है, रनवे या एयरपोर्ट्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। अगर हम बात करें, अगर हम ICAO के बेसिस पे बोले तो रनवे को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है? एक किया गया है ऑन बेसिस ऑफ रनवे लेंथ के बेसिस पे किया गया है। और रनवे लेंथ के बेसिस पे अगर हम बात करें तो टोटल 7 कैटेगरीज हैं, और 7 कैटेगरी को अगर हम बात करें तो नाम जो दिए गए हैं कोडेड एज फर्स्ट 7 letters ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के फर्स्ट 7 लेटर से दिया गया है। तो अगर हम बात करें, एक अगर हमारा रनवे है तो हमारा रनवे क्या हो सकता है? A हो सकता है, B हो सकता है, C हो सकता है, D हो सकता है। इस तरीके से एयरपोर्ट क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, उनको रनवे लेंथ के बेसिस पे हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। तो रनवे लेंथ के बेसिस पे हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर हम बात करें तो रनवे लेंथ तो कितने? फर्स्ट 7। अगर 7 की हम बात करें तो अगर हम बात करते हैं 7 में अगर हम बात करते हैं तो A B C D E F G तक ये गए हुए हैं। तो जहां पर हम बात करें A जो है वो लॉन्गेस्ट है और G जो है वो शॉर्टेस्ट है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं दूसरा पैरामीटर, तो दूसरा पैरामीटर इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड, या हम इसी को ही बात करेंगे और किस बेसिस पे? और स्ट्रेंथ ऑफ पेवमेंट की स्ट्रेंथ के बेसिस पे यहाँ पर डिफाइन किया गया है। और अगर हम बात करते हैं तो इस बेसिस पे जो है टोटल 5 कैटेगरीज डिफाइन की गई, टोटल 5 कैटेगरी। और 5 कैटेगरी को अगर हम बात करें तो कोडेड एज 5 नेचुरल नंबर, सॉरी यहां पर हम बात कर रहे हैं 7 है, यहां पर भी कितना है? 7, 5 नहीं है, यहां पर भी कितना है? 7, ठीक है। तो यहां पर भी कितना है? 7 कैटेगरीज में है और कोडेड एज 7 नेचुरल नंबर। और 7 नेचुरल कौन सा? फर्स्ट 7।
तो हम बात करते हैं कितना होगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इस तरीके से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 7 कैटेगरीज में यहाँ पर इनको भी डिफाइन किया गया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इतना हमारा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है जो कि हमें जानना है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनसे रिलेटेड थोड़ी थोड़ी बातें, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पूछे गए। क्या ऑब्जेक्टिव पूछे गए, चलिए देख लेते हैं हम क्या ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। तो सबसे पहले टेस्ट योर नॉलेज, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। According to the International Civil Aviation Organizations, the runway length of aerodromes have been coded by 7 English alphabet। देखो 7 इंग्लिश अल्फाबेट नहीं है, कौन से हैं? फर्स्ट 7, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। लास्ट 7 गलत, फर्स्ट 7 बिल्कुल सही है। और फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स, तो ये किसके लिए हैं? पेमेंट स्ट्रेंथ के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू ICAO द रिकमेंडेड लेंथ ऑफ एयरपोर्ट्स इज डिसाइडेड ऑन। एयरपोर्ट्स की जो भी रिकमेंडेड लेंथ है वो किसके बेसिस पे डिफाइन होता है? सी लेवल एलिवेशन, बिल्कुल यस, सी लेवल एलिवेशन के बेसिस पे डिफाइन होता है। क्योंकि अगर सी लेवल, अगर हमने बात की हुई थी कि जो रनवे होता है वो विंड की डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है कि रनवे की लेंथ कितना करना है, विंड की डायरेक्शन, तो उसके लिए हम विंड रोज डायग्राम का एनालिसिस करते हैं। तो वहां पर देखते हैं जब भी हम एलिवेशन चेंज करेंगे, पहाड़ों पर जाएंगे और ऊंचाई पर जाएंगे, नीचे आएंगे, तो इस तरीके से हवा की स्पीड चेंज होगी, इसलिए हम एलिवेशन। स्टैंडर्ड टेम्परेचर, लेवल टेम्परेचर, यस इस पर वेरी कर रहा है। क्यों? क्योंकि एयर जो है वो टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अगर हवा गर्म होगी ऊपर उठ जाएगी, ठंडी होगी नीचे आ जाएगी, और इस कंडीशन में उसकी स्पीड भी मॉडरेट करती है। तो यस। इफेक्टिव ग्रेडियंट परसेंटेज, यस। अगर हम बात करें रनवे में एक ग्रेडियंट दे दें, ठीक है, और ग्रेडियंट डाउनवर्ड दे दें, नीचे की साइड में दे दें, और उस कंडीशन में क्या होगा? स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ने के कारण आसानी से, कम लेंथ में चलने के कारण भी आसानी से टेक ऑफ हो जाएगा। बट अगर हम बात करें, ग्रेडियंट दिया है कहाँ? अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब हमें टेक ऑफ करना है, तो लैंडिंग करना है, तो लैंडिंग करने में ग्रेडियंट यहाँ है, और यहाँ से आप लैंडिंग करेंगे तो आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा इस फ्लाइट को रोकने के लिए, तो आसानी से रनवे लेंथ। तो हम बोलेंगे ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज के बेसिस पे यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इस बेसिस पे डिफाइन किया गया है। तो आई होप कि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी, समझ में आई होंगी। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और अगले लेक्चर में हम और भी कुछ नया लेकर के आएंगे, जो हम बात करेंगे आगे से डिज़ाइनिंग की बात करेंगे, एयरपोर्ट डिज़ाइनिंग की। आज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। हम बिल्कुल कंप्लीट कोर्स रखेंगे, और इसी तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन भी करते रहेंगे। जो भी हम पढ़ेंगे उनका क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन भी हम यहाँ पर करते जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, जिससे आपको नए वीडियो मिलते रहे। थैंक यू।